आपने फॉल्कन 9 जैसे बेहतरीन रॉकेट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो 500 किलोमीटर पर घंटा से अधिक की गति से वायुमंडल में उतरता है। परंतु इसके आगे जो होता है वह वाकई अविश्वसनीय है। यह रॉकेट अंतिम संभव सेकंड में अपने इंजनों को फायर करता है और ड्रोन शिप के बिल्कुल बीच में पूरी तरह से लैंड करता है। अब आप कहेंगे इसमें कोई नई बात नहीं है, स्पेसएक्स सालों से रॉकेट उतार रहा है। लेकिन जो वास्तव में प्रभावशाली है वह यह कि हमने उसे लैंड होते लाइव देखा है। जब से स्पेसएक्स ने रॉकेट उतारना शुरू किया है उसने इसे एक चुनौती के रूप में देखा, क्योंकि लाइव दिखाना यकीनन प्रत्येक मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा है। लेकिन आप जानते होंगे जैसे जैसे रॉकेट फ्रेम में आता है लैंडिंग जोन के कैमरे एक स्थिर वीडियो प्रदान नहीं कर पाते। बेशक कुछ लोग कहेंगे कि यही वो जगह है जहाँ स्पेसएक्स अपने विशेष प्रभाव से बाहर हो गया और एक बेहतर लाइव वीडियो दिखाने में असफल रहा, लेकिन वास्तव में यह समस्या इससे कहीं अधिक जटिल है। आपको ये याद रखना होगा कि प्रत्येक ड्रोन लैंडिंग आमतौर पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होती है। जब रॉकेट अटलांटिक से ऊपर उठना शुरू करता है तो ये एक टेलीमेंट्री और एक वीडियो सिग्नल को फ्लोरिडा के ग्राउंड स्टेशन पर भेजता है। जैसे जैसे रॉकेट फ्लोरिडा से दूर होता है एक बिंदु ऐसा आता है जहां ये ग्राउंड स्टेशन से संपर्क छोड़कर ड्रोनशिप से संपर्क जोड़ लेता है। इस बिंदु से रॉकेट का एकमात्र संचार ड्रोनशिप के साथ है। वीडियो सिग्नल अन्य महत्वपूर्ण टेलीमेंट्री के साथ रॉकेट से ड्रोनशिप पर एस बैंड ट्रांसमीटरों का उपयोग करके भेजा जाता है। यह ट्रांसमीटर काफ़ी छोटे होते हैं तथा बादलों और मौसम से कम प्रभावित होते हैं, जिससे ये संचार उपग्रह, मौसम रडार और एरोप्लेन वाईफाई जैसी चीज़ों के लिए सही साबित होते हैं। फॉल्कन 9 रॉकेट के दोनों स्टेज 2 एस बैंड ट्रांसमीटरों से लैस होते हैं जो वीडियो को अलग अलग भेजते हैं। प्रत्येक लैंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बूस्टर यानी रॉकेट की ड्रोनशिप के साथ संचार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ड्रोनशिप रॉकेट के साथ वापस संचार नहीं करता, लेकिन यह लगातार गति और स्थिति का डेटा प्राप्त करता है। ड्रोनशिप ठीक उसी स्थिति में रहने की पूरी कोशिश करता है जिससे बूस्टर को लैंड करने के लिए एक स्थिर लक्ष्य मिलता है। लेकिन रॉकेट के ड्रोनशिप के पास पहुंचने से पहले संचार की समस्याएं शुरू हो जाती है। जैसे ही रॉकेट वायुमंडल में फिर से प्रवेश करता है या हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर रहा होता है, रॉकेट अपने चारों ओर की हवा को गर्म करता है और अणुओं को तोड़ता है, जिससे रॉकेट के आधार के चारों ओर प्लाज्मा की एक परत बन जाती है। प्लाज्मा की प्राकृतिक आवृत्ति 2 और 20 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। यह आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति के करीब है, जिससे वे अवशोषित हो जाती है और प्लाज्मा के माध्यम में रेडियो तरंगों का संचरण अत्यधिक कठिन होता है। यह सिग्नल में भारी मात्रा में शोर पैदा करता है और इसे पूरी तरह से ड्रोनशिप तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन हाल ही के मिशनों में वीडियो सिग्नल लैंडिंग की समस्या से बच गया, जिससे हमें रॉकेट के पुनः प्रवेश का एक शानदार दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि स्पेसएक्स अपने ट्रांसमीटरों को रॉकेट पर विभिन्न स्थानों पर रखकर प्रयोग कर सकता है। चूँकि रॉकेट वायुमंडल में एक कोण पर फिर से प्रवेश करता है, इसलिए संभावना है कि ट्रांसमीटर प्लाज्मा की अधिक मोटी परत से बच सकते हैं। अतीत में यह लगभग गारंटी थी कि रॉकेट के पुनः प्रवेश के दौरान एक स्थिर वीडियो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन रॉकेट से ड्रोनशिप तक वीडियो सिग्नल प्राप्त करना तो समस्या का केवल आधा हिस्सा है। जब वीडियो सिग्नल ड्रोनशिप तक पहुंचता है तो उसे हॉर्नोद कैलिफोर्निया में प्रसारण टीम को भेजा जाना होता है। चूँकि ड्रोनशिप समुद्र में सैकड़ों मील दूर है, यह केवल एक उपग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। अतीत में ड्रोनशिप एक उपग्रह तक सिग्नल भेजने के लिए एक दिशात्मक एंटीना का उपयोग करता था। यद्यपि इससे एक मजबूत संकेत भेजा जाता है, इसके लिए इसे पूर्ण रूप से सटीक होना था, अन्यथा संकेत प्रसारित नहीं किया जाएगा। यहीं से दूसरी समस्या की शुरुआत होती है। जैसे ही रॉकेट लैंडिंग के लिए आता है, ये अपने 3 में से किसी एक इंजन का उपयोग करके 1,00,000 LBS से अधिक थ्रस्ट ड्रोनशिप की सतह की ओर फायर करता है और इंजन से निकलने वाला शोर ड्रोनशिप में उच्च आवृत्ति के साथ कंपन शुरू कर देता है कि वीडियो फीड एंटीना सैटेलाइट के साथ लोक खो देता है, जिससे वीडियो फीड कट जाता है। एक बार जब रॉकेट लैंड हो जाता है और कंपन समाप्त हो जाता है तो वीडियो आमतौर पर फिर से दिखाई देने लगता है, जिसमें एक रॉकेट ड्रोनशिप के बीच में लंबा खड़ा दिखाई देता है। शायद इसे लाइव नहीं कहा जाएगा। इससे बचने के लिए ड्रोनशिप कैमरे को एक सेकेंडरी शिप पर स्थापित किया जा सकता है जो ड्रोनशिप से बहुत दूर है, जो कंपन से प्रभावित नहीं होगा। 2 जहाज़ों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़े वीडियो केबल की आवश्यकता के बावजूद यह विकल्प काम कर सकता है, लेकिन इससे लाभ और लागत का अनुपात काफ़ी कम आता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए स्पेसएक्स को अपने बेड़े में एक अतिरिक्त जहाज जोड़ने की आवश्यकता होगी। ये रॉकेट की पुनर्प्राप्ति लागत में लाखों डॉलर जोड़ देगा, वह भी केवल एक लाइव वीडियो फीड के लिए। इसलिए स्पेसएक्स ने अपने लाइव वीडियो फीड को ठीक करने के लिए एक अधिक सुरुचिपूर्ण समाधान खोजना शुरू कर दिया। सौभाग्य से स्पेसएक्स एक इंटरनेट संचार प्रणाली पर भी काम कर रहा था, जिसे स्टारलिंक कहा जाता है। पूरी तरह से चालू होने पर यह विशाल संचार प्रणाली अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों सहित दुनिया के लगभग हर हिस्से में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। लेकिन ये वास्तव में उनकी अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो स्पेसएक्स के ड्रोनशिप के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई।
स्टारलिंक डिश में एक चरणबद्ध स्रोत होता है जो सिग्नल को बिना किसी गतिमान भाग के उपग्रह की ओर निर्देशित होने देता है। यह रेडियो तरंग को सही दिशा में भेजने के लिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का उपयोग करता है। सिग्नल की दिशा पर अधिक नियंत्रण और तीव्र कंपन से मजबूत प्रतिरोध के साथ स्टारलिंक की शुरुआती डिस्क मानक ट्रांसमीटरों की तुलना में अधिक स्थिर कनेक्शन प्रदान करते हैं जो पहले उपयोग हो रहे थे। निश्चित रूप से हमें इस साल की शुरुआत में ड्रोन शिप पर स्टारलिंक डिश दिखाई देने लगे। हालांकि आपको लग सकता है कि इससे वीडियो सिग्नल की सभी समस्याओं का समाधान हो गया, ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। चूँकि स्टारलिंक सैटेलाइट अभी भी एक प्रारंभिक डिजाइन चरण में है, इसलिए उनके पास अभी तक एक दूसरे के साथ संचार करने की क्षमता नहीं है। अभी के लिए प्रत्येक सैटेलाइट केवल पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन के साथ संचार कर सकता है। इसलिए जब ड्रोन शिप से वीडियो सिग्नल भेजने की बात आती है तो एक सैटेलाइट को ड्रोन शिप और ग्राउंड स्टेशन दोनों की सीमा में होना चाहिए। स्टारलिंक के अधिकांश उपग्रह लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं और हर सैटेलाइट 950 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकता है। इसलिए अधिकांश ड्रोन शिप लैंडिंग लगभग 600 किलोमीटर की अपतटीय दूरी के साथ एक एकल सैटेलाइट सिग्नल प्राप्त करने और उसे ग्राउंड स्टेशन पर भेजने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि प्रत्येक सैटेलाइट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, अतः बेहतर संचार के लिए ड्रोन शिप पर स्टारलिंक डिश को कई सैटेलाइटों के बीच स्विच करना होगा, क्योंकि हर एक सैटेलाइट एक निश्चित समय के बाद रेंज से बाहर हो जाता है। साथ ही ये ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे आपका फ़ोन डेटा टावरों के बीच स्विच करता है, और इस तरह रॉकेट के वायुमंडल में प्रवेश करने के समय से लेकर रॉकेट द्वारा ड्रोन शिप को छूने तक का पूर्ण स्थिर वीडियो सिग्नल प्राप्त किया जाता है। रॉकेट की लाइव री एंट्री दिखाने और चीज़ों की भव्य योजना में ये सब ठीक करने के लिए छोटी समस्याएं थीं, जिन्हें अधिकांश कंपनियों और अंतरिक्ष एजेंसियों ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन स्पेसएक्स समझता है कि लोगों के लिए इंजीनियरिंग के इन अविश्वसनीय पलों को देखना कितना महत्वपूर्ण है। जब स्पेसएक्स ने 6 साल पहले अपना पहला रॉकेट उतारा तो ये समझना मुश्किल था कि इतनी बड़ी चीज़ इतने नियंत्रण के साथ कैसे उतर सकती है। तथ्य यह है कि अब इस तरह की लैंडिंग नियमित हो गई है, जो ये दर्शाता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष उद्योग में कितनी क्रांति ला दी है। मंगल पर कॉलोनी बनाने की उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ स्पेस फ्लाइट के भविष्य में दिलचस्पी लेने के लिए उन्हें और अधिक लोगों की आवश्यकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक हर किसी के लिए मौजूद हो। यहाँ तक कि लाइव वीडियो फीड जैसी अपेक्षाकृत गैर महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए भी स्पेसएक्स को प्रतिभाशाली दिमाग और चतुर इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। स्पेसएक्स जो कुछ भी करता है उसके लिए सही कौशल वाले सबसे महत्वाकांक्षी लोगों की तलाश करता है।